राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा और उसकी रानियों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक राजा था, उसके 6 रानियां थी। राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा भी बहुत ही दयालु और हमेशा प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। राजा के प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। बहुत दूर दूर तक राज्य के जो सीमाएं फैली हुई थी, राजा के राज्य में किसी प्रकार कोई भी दुखी नहीं था। लेकिन राजा को हमेशा एक ही चिंता लगी रहती थी, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी। प्राप्ति के लिए राजा ने एक एक करके 6 शादियां की, परंतु किसी से भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा बहुत दुखी रहने लगा था। राजा के दुख से पूरी प्रजा दुखी थी। उन्हें भी राजा के समान ही प्रजापालक और उत्तराधिकारी पाने की कामना थी, जो पूरी नहीं हो रही थी। वे सदा ईश्वर से कामना करते और प्रार्थना करते कि उनके लिए भी जो वो कामन से जो प्रार्थना करते हैं कि राजा के यहाँ कम से कम एक पुत्र तो जरूर पैदा हो जाए जो उनकी राज्य का आने वाला राजा बने। इसके लिए प्रजा भी देवी देवताओं की आराधना करती थी। मनौतियां मांगती राजा ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। पीर, फकीर, साधु, सन्यासी सबकी सेवा करते थे, परंतु अभी तक किसी का दिया हुआ आशीर्वाद राजा को नहीं फला था। एक दिन की बात है, राजा वन में निकले शिकार करने के लिए, और शिकार करने के लिए वे हिरण का पीछा करते करते जंगल में काफी दूर निकल गए। हिरण तो मिल नहीं पाया, न जाने कहां विलीन हो गया। वे तलाशते रहे हिरण को कि कहीं दिखाई दे जाए, लेकिन हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। अब राजा को जोरों से प्यास लगी थी। राजा अपने रास्ते से ही भटक चुके थे। घोड़ा लेकर वे आगे बढ़े जा रहे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक कहीं से कल कल की आवाज सुनाई पड़ी। राजा ने सोचा, लगता है उधर झरना, कहते हुए राजा आवाज की दिशा में चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद जो राजा को झरना दिखाई दे गया, वह उत्तरा घोड़े से उतर पड़े। झरना में पानी पीने के लिए अचानक एक आवाज सुनाई दी। आप कौन हैं? आपको क्या दिखता नहीं? मैं यहाँ नहा रही हूँ। फिर आप कैसे आ गई? राजा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें दिखा ही नहीं कि एक लड़की झरना में नहा रही थी। झट घूमकर उन्होंने अपनी आंखें उधर से फिर ली और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं आ गया पानी पीने, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको देखा नहीं। यदि बुरा नहीं माने तो मैं पानी पी लूं और फिर चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ते में भटक गया हूं। आप कौन हैं और इस घने जंगल में अकेली कैसे हैं? लड़की कहने लगी, मैं तो यहीं पास के गांव में रहती हूँ, रोज यहाँ आती हूँ और इसी झरने में नहाती हूँ। यह झरना और नदी जंगल के बीच में है, इसलिए कभी कोई यहाँ आया ही नहीं। मैं तो निश्चिंत होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप आ जाएंगे। आप मेरी तरफ से पीट करके पानी पी लीजिए और उधर थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपको थोड़ी देर में रास्ता बता दूंगी। राजा ने पानी पीकर उधर की तरफ मुंह किए किए ही एक किनारे बढ़कर पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। इधर वह लड़की जल्दी जल्दी नहाकर एक चट्टान की ओट में जाकर कपड़े बदलने लगी और वहां से निकलकर राजा के पास आ गई और कहने लगी, आपको और पानी पीना है तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, पानी तो मैंने पी लिया है। अब आप अपना मुझे परिचय बताएं। लड़की कहने लगी, मैंने कुछ फल तोड़ रखे हैं, घर ले जाने के लिए क्या आप खाएंगे? अगर खाओगे तो मैं आपको दे दूंगी। यह कहकर वह जवाब सुने बिना टोकरी में बंधा हुआ फल निकालकर झरने के पानी में धोकर खाने के लिए राजा को देने लगी। राजा लगातार उसे मंत्रमुग्ध सा हुआ देख रहा था। राजा देखता है कि उसने बहुत सलीके से पत्ते का दोना बनाकर उसमें फल रखा हुआ। राजा उस फल को ले लेता है और कहता है, तुम नहीं खाओगी? तो लड़की कहती है, नहीं अतिथि है, आप खाइए। राजा फल खाते हुए फिर पूछता है, आप अपना परिचय दे दो। लड़की कहती है, मेरा नाम रूपा है, मैं बगल के गांव में रहती हूँ।
मेरे गांव का नाम कोटसी है। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। हम लोग जंगल से फल और लकड़ियां ले जाते हैं और उसी को बेचकर अपना गुजारा कर लेते हैं। घर के पास थोड़ी सी जमीन है, उसमें हम लोग कुछ अनाज और सब्जियां उगा लेते हैं, जिससे हमारा जो खर्च चल जाता है। आप कौन है बाबू, आप भी बताइए। तो राजा कहने लगा, अगली बार मिलने आऊंगा तब बताऊंगा। इसके बाद रूपा ने राजा को रास्ता बता दिया। राजा अपनी राजधानी जाने से पहले रूपा से कहने लगा, दोबारा मैं तुम्हें कहाँ मिल सकता हूँ, यह तो बताया ही नहीं तुमने। रूपा कहने लगी, आप क्यों मिलना चाहते हैं दोबारा? राजा कहने लगा, बस तुम्हें देखकर तुमसे बातें करने की इच्छा होती है। तो रूपा हंस पड़ी। हंसते हुई बोली, मैं रोज यहाँ आती हूँ, बताया तो था। सुबह लकड़ियाँ ले जाकर और माँ को दे देती हूँ, फिर फल लेकर जाती हूँ। खाना खाकर हम सब्जियाँ और फल बेचने बाजार जाते हैं। तो मैं आपको इस समय रोज यहाँ मिलूंगी, या आप मेरे गाँव भी आ सकते हैं। राजा निकल पड़ा और अपनी राजधानी आ गया, लेकिन राजा को रूपा पर जो मोहित हो गया था, राजा बेचैन रहने लगा। उसे बार बार रूपा से मिलने की इच्छा होती, वह समझ नहीं पा रहा था। छह रानियों के रहते रूपा की ओर उसका दिल क्यों खींचा जा रहा है। जब उससे सहन करना कठिन हो गया, तब उसने अपनी मंत्री जी को यह बातें बताई। मंत्री जी ने कहा, महाराज, यदि आप चाहते हैं तो क्यों नहीं उस लड़की से विवाह कर लेते। हो सकता है उनसे ही हमारे राज्य को वारिस मिल जाए। और अगले ही दिन राजा ने अपने मंत्री को लेकर अपने साथ मंत्री को लेकर चल पड़ा। रूपा से मिलने के लिए झरने के पास पहुंचकर उसने रूपा को आवाज दी। रूपा झरना में नहीं थी। वह कई बार आवाज देने के बाद वहीं रुक गया। मंत्री जी को भी बुलाया और कहा, आज अभी दिख नहीं रही है। रूपा लगता है या तो आ ही नहीं है या फिर चली गई। परंतु उसने कहा था वह रोज यहाँ आती है, तो अब तक आई क्यों नहीं? मंत्री जी कहने लगे, महाराज, क्यों नहीं हम लोग उसके गांव चले। राजा कहने लगे कि हाँ, यह ठीक है। और दोनों उसके गांव में रूपा के नाम लेकर पता करते हुए उसके घर पहुंच गए। उन्हें देखकर गांव के लोग उनके पीछे जाने लगे। रूपा का घर दिखाने और राजा ने देखा तो रूपा चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठी हुई थी। राजा ने आवाज लगाई, रूपा, तुम क्या कर रही हो? बाहर आओ, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने झरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, परंतु आज तुम फल लेने नहीं गई थी क्या? आवाज सुनकर रूपा बाहर आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। राजा ने पूछा, क्या हुआ रूपा, तुम क्यों रो रही हो? आप तक दो अजनबियों को घोड़े पर सवार देखकर जो इकट्ठे हुए ग्रामीणों में से एक ने कहा, बाबू, इसकी सिर्फ एक ही माँ थी और वह भी चल बसी। उसे सर्प ने डंस लिया था। अब यह बेचारी अकेली रह गई। अब रोए नहीं तो क्या करे? आप ही बताइए, आप लोग कौन हैं? मंत्री जी ने राजा का परिचय दिया। अब तो गांव भर में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का स्वागत दिल से किया। गांव के मुखिया जी से राजा ने कहा, मैं रूपा से विवाह करना चाहता हूं। क्या आप लोगों को कोई आपत्ति है? मुखिया जी ने कहा कि नहीं, हमारी बेटी राज रानी बनेगी। हमारे तो भाग्य खुल गए। यह गांव अब आपकी ससुराल होगी। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? गांव वालों ने भी जल्दी जल्दी सारी तैयारियां करके राजा और रूपा का विवाह करवा दिया। राजा ने रूपा को नया नाम दिया राजलक्ष्मी। राजा और मंत्री जी राजलक्ष्मी को लेकर अपनी राजधानी वापस जाने के लिए तैयार थे। गांव वालों ने रुंधे गले से और नम आंखों से गांव की बेटियां रूपा को विदा किया। राजलक्ष्मी राजा के साथ अपनी ससुराल राजमहल में आ गई। राजा की नई रानी को देखकर उसकी पुरानी 6 रानियां ईर्ष्या से जलकर राख हुई जा रही थी। वे बेमन से उन्होंने राजलक्ष्मी का स्वागत किया। राजा का अधिकांश समय राजलक्ष्मी के साथ ही व्यतीत होता था। राजलक्ष्मी भोली भाली और मासूम दिल की, वह अपनी सौतों के मन में छिपी हुई डाहा को पहचान नहीं पा रही थी कि उसकी सौतन उससे कितनी ईर्ष्या करती है, और वह तो उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान देती थी। कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी ने राजा को शुभ समाचार दिया कि वह पिता बनने वाले थे। रानी गर्भवती थी।
राजा की खुशी का पारावार नहीं रहा। अब तो राजा राजलक्ष्मी का और भी ध्यान रखने लगे, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ न हो। और विशेषकर उन्होंने राजमहल में सभी दासियों को उनकी इच्छा पूरी करने के निर्देश दे दिया। कुलगुरु को भी रोज धार्मिक और प्रेरक कहानियां रानी को जाकर सुनाएं। उन्हें भी यह निर्देश दिया गया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। चारों तरफ बधाइयों की धूम मची थी। सभी खुश थे कि राज्य को वारिस मिलने वाला है। परंतु बड़ी 6 रानियां तो जलकर राख हो गई थी और वे 6 की 6 रानियां आपस में विचार करने लगे कि अब क्या होगा। यह रानी तो पहले ही राजा को बहुत प्यारी है, बच्चा होने के बाद तो और अधिक इसका ध्यान रखा जाएगा। यही पटरानी हो जाएगी और हम सभी का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा और ये हमें दासी की तरह समझेगी। इस तरह से वे आपस में सलाह करके हमेशा रानी राज्यलक्ष्मी को परेशान करने का प्रयास करती, परंतु उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाता था। कभी कुलगुरु के लोग रास्ते में आ जाते तो कभी प्रजा और कभी दासियां तो कभी स्वयं राजा ही रहते। इस तरह समय बीत रहा था और राजनीति गर्भ अवस्था का समय लगभग पूरा होने को था। तभी अचानक सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्हें दबाने के लिए सेनापति यह सफल रहे। तब राजा को ही जाना पड़ा। राजा ने अपनी बड़ी रानी को छोटी रानी राज्यलक्ष्मी की उचित देखभाल करने का निर्देश दिया और विद्रोहियों को दबाने के लिए सेना लेकर निकल पड़े। इधर बड़ी ईरानियों को सुनहरा अवसर मिल गया था। अब वे छोटी रानी को गलत बातें बदलाती रहती, जिससे उनके गर्भ को नुकसान पहुंचा और छोटी रानी वैसे ही काम करवाती। दिन में एक बार कुलगुरु आते और पाठ कर चले जाते। साथ ही वे छोटी रानी को धैर्य बंधाते और उनसे मधुर बातें करते हुए बच्चे के लिए आवश्यक सावधानियां बदला कर जाते। रानी राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और बड़ी रानियां की बातों में अलग अलग है। आखिर सही कौन है? दोनों की बातें विपरीत है। वह सोचते कुलगुरु तो पुरुष हैं और रानियां तो महिला है कि बातें पुरुष कहां समझ पाएंगे। इसलिए जो रानी कहती हैं वही सही है, क्योंकि रानियां गलत तो बोलेंगी नहीं। इसलिए वे आंखें बंद करके बड़ी ईरानियों की हर बात मानती रही और एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा हुई। उसने बड़ी रानी को कहा कि दीदी बहुत तकलीफ हो रही है, अब क्या होगा, कुछ उपाय करे, कैसे प्रसव होगा। समय पूरा हो गया था। बड़ी रानी ने कहा, देखो सामने कोठरी है, तुम उसमें अपना सिर डालो तो तुम्हें आराम मिलेगा और आराम से प्रसव हो जाएगा। कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई। रानी राज्यलक्ष्मी कोठरी में से डालने लगी। कोठरी ऊंची थी, उसका सिर कोठरी के अंदर नहीं पहुंच सका। अब क्या करे, वह सोचने लगी। तभी उसने सोचा, पानी पीने का घड़ा अभी यहां पर रखा है, वह भी तो मिट्टी का ही है, मैं इसी में अपना सर डाल लेती हूं। क्या बड़ी बहनों ने कोई गलत तो कहा नहीं होगा? जरूर यही तरीका होता होगा प्रसव का। उसने कभी किसी का प्रस्ताव होते हुए देखा नहीं था, इसलिए वह कुछ जानती भी नहीं थी। वह घड़े से पानी फेंककर उसी में अपना सर डालने लगी। घड़ा के अंदर भी उसका सिर नहीं जा रहा था। वह आंखें बंद किए घड़े के ऊपर सैट डाली रही और चिल्लाती रही। इधर रानियां ने अपनी जो विश्वासपात्र दाई थी उसको बुलाया और कहा, छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी रहो और देखती रहो कि वहां कोई जा नहीं पाई। दाई खड़ी हो गई। इधर छोटी रानी पीड़ा से करा रही थीं। इस ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे बच्चे बाहर आने लगे। एक के साथ आगे पीछे करके रानी ने 7 बच्चों को जन्म दिया। उनमें 6 लड़के थे और 1 लड़की। सबसे अंत में जो लड़की बाहर आई, इतनी पीड़ा सहते सहते रानी बेहोश हो गई और घड़े के पास ही लुढ़क गई। दासी ने जल्दी से अपनी बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को दिखलाया। बड़ी रानी के साथ सभी छोटी रानियां भी आ गई थी। आश्चर्य लगा उन्हें, एक साथ 7 बच्चे और वे भी एकदम स्वस्थ, यह तो कमाल है। उन्होंने उस दाई से कहा कि वह कुछ ईंटों के टुकड़े लेकर आए।
दाई लेकर आ गई तो उसने कहा कि इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में ले जाकर इन्हें मारकर जमीन के नीचे दफना देना। हम तुम्हें एक डाला सोना और एक डाला चांदी देंगे। दाई बहुत खुश हो गई। सारे बच्चों को ले जाकर वह अब रानियों से मिलकर वहां से बच्चों के होने के सारे निशान उसने साफ कर दिए और ईंट के टुकड़े लाकर वहां रख दी। घड़े को फोड़कर उसके टुकड़े भी वहां पर छोड़ दी और अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद दाई आई तो रानी ने पूछा, क्या हुआ? मार डाला, दफना दिया न, जमीन के अंदर उन्हें दबा दिया न? दाई के हाँ कहने पर उसे इनाम के रूप में एक पूरा डाला सोना और पूरा डाला चांदी देकर विदा किया। इसके बाद रानियां छोटी रानी राज्यलक्ष्मी के पास आई और उसके ऊपर पानी के छींटे देकर छोटी रानी को होश में लाई। रानी होश में आने के बाद बहुत कमजोरी महसूस कर रही थीं। उन्हें देखकर पूछा कि रानियों से, बड़ी रानियों से, कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और क्या हुआ है मुझे, लड़का या लड़की? रानियों ने कहा कि यह देखो, तुमने इन और पत्थरों को जन्म दिया। ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है मैंने, ऐसा कैसे हो सकता है? छोटी रानी आश्चर्यचकित थी। उसके पास ईंट और पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने रोते हुए कहा कि ईंट, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। बच्चा तो जरूर हुआ होगा। बड़ी ईरानियों ने कहा, तो क्या हमने उसे कहीं छुपा दिया? यही तो है जिसने तुमने जन्म दिया है। लो, इसे संभाल कर रखो। और एक थैला में उन्होंने सारे ईंट और पत्थर के टुकड़ों को भर दिया। अब प्रतीक्षा थी राजा के आने की। छोटी रानी तो बहुत ही आश्चर्यचकित थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। पूरे राजमहल में यह बात फैल गई कि छोटी रानी ने बच्चों के बदले ईंट और पत्थर को जन्म दिया है। राजा भी युद्ध जीतकर अपने नगर को वापस आ गए थे। उनके स्वागत में भव्य तैयारियां की गई, परंतु लोगों के चेहरे पर वो उमंग नहीं दिख रही थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा अब राजभवन में आए तो पट रानी सहित सभी रानियों ने उनका स्वागत किया। छोटी रानी का चेहरा मलिन था, परंतु शेष सभी रानियां खुश थी, प्रफुल्लित थी। राजा को आश्चर्य हुआ। छोटी रानी का मुख मलिन देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है? रानी राजलक्ष्मी, आप दुखी नजर आ रही है। इस पर छोटी रानी राज्यलक्ष्मी ने कुछ भी कहने से पहले बड़ी रानी ने जवाब दिया, कैसे नहीं दुखी रहे महाराज, इनका भेद जो खुल गया है। राजा ने कहा, क्या मतलब है आपका? रानी का प्रसव हुआ हो गया, क्या हुआ? बताए तो सही। रानी, राजा की बड़ी रानी जो पटरानी थी, उसने झूठा दुख दिखावा करते हुए कहा, महाराज हम तो चले गए। ये राजलक्ष्मी मासूम चेहरे वाली, यह तो बहुत ही छलने वाली निकली। इसने तो हमें धोखा देती रही। यह गर्भवती नहीं थी, बस दिखावा करती रही और हमें धोखे में रखा। गर्भ होने पर कुछ तो होता ही नहीं, तो ईंट और पत्थर पैदा हुए हैं। इन्हीं के कमरे में रखे हुए हैं, आप जाकर स्वयं देख लीजिए। पट रानी राजा और राजलक्ष्मी के कक्ष में राजा को लेकर गई। ईंट और पत्थरों के टुकड़ों को दिखाया। राजा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? मानव गर्भ से ये कैसे निकल सकता है? बड़ी रानी पटरानी कहने लगी, वही तो हम भी कह रहे हैं कि उन्होंने गर्भ का नाटक किया था हमारे साथ। हम भी तो उम्मीद लगाए बैठे थे, राज्य का वारिस मिलेंगे, हमें भी तो माता होने का सौभाग्य मिलेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजा अब क्रोध में भरकर रानी राजलक्ष्मी की ओर पलट गए और पूछा, बताइए रानी, आपने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें छलने की? अरे, हम विधि का विधान मानकर संतोष कर लेते। हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, लेकिन आपने तो आशा दिलाकर हमारी आशा पर पानी फेर दिया। हम तो आपके मासूम चेहरे पर मोहित होकर आपको अपनी रानी बनाकर लेकर आए थे। आपको इतना प्यार, आदर और सम्मान दिया, परंतु आप उस सम्मान के योग्य नहीं हैं। आपने हमसे जो छल किया है, उसका दंड तो अवश्य आपको मिलेगा। अब आप रानी नहीं, महल की नौकरानी है।
जाइए मेरे सामने से अभी चली जाइए, वरना क्रोध में न जाने मैं क्या कर बैठूं। और राजा ने उन्हें धक्का देकर छोटी रानी को अपने से दूर कर दिया। छोटी रानी का जीवन अब दूभर हो गया। बड़ी रानियां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती, महल की नौकरानियों से भी अधिक काम उनसे लिया जाता। उनको महल की सफाई के काम में लगा दिया गया। रानी दुखी हो गई, पर क्या कर सकती थी। उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वे अपनी गर्भावस्था को प्रमाणित कर पाती। व्यवस्था में गर्भवती थीं। उन्हें यह आश्चर्य होता था कि उनके बच्चों को क्या हुआ। एक बार उनकी इच्छा होती अपने गांव चली जाएं और अपनी पुरानी दिनचर्या आरंभ करें, परंतु वो फिर अपना विचार बदल देती। वो सोचते हैं उनके गांव वाले कितने खुश थे उनकी रानी बनने पर, अब किस मुंह से वहां जाकर अपने दुर्भाग्य की कथा उन्हें कहेंगी। इस तरह समय बीतता रहा और लगभग 1 बरस बीत गया। एक दिन राजा दरबार में बैठे राज्य कार्य में व्यस्त थे, तभी उनके पास एक प्रहरी ने आकर सूचना दी। महाराज, मनसुखा गांव के प्रधान जी आपसे मिलना चाहते। राजा ने बुलाने की आज्ञा दे दी। मनसुखा ग्राम प्रधान ने आकर राजा को झुककर पूरे सम्मान के साथ अभिवादन किया और आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। राजा ने कहा, ग्राम प्रधान जी कहिए आपकी क्या समस्याएं हैं। ग्राम प्रधान कहने लगा, महाराज आपके शासन में किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती, सभी राजी खुशी है। मैं तो एक आश्चर्यजनक चमत्कार पूर्ण घटना का विवरण आपको देने आया हूं। राजा कहने लगे, ऐसी कौन सी चमत्कार पूर्ण घटना है, बताएं। प्रधान कहने लगे, महाराज हमारा गांव वन प्रांत में है। बहुत सारे पेड़ पौधे अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। 6 बांस के पेड़ और 1 चंपा फूल का पेड़ अपने आप उग आए हैं। उन्हें किसी ने भी नहीं लगाया, परंतु हमने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उन 6 बांस के बीच में चंपा का पौधा ऐसा लगता है जैसे बांसों का घेराव डालकर चंपा के पौधे की सुरक्षा की गई। बीच में चंपा और इसके आसपास जो उसको घेरकर 6 बांस के पौधे जैसे चंपा की सुरक्षा में लगाए गए, परंतु उन्हें हमारे गांव वालों में से किसी ने भी नहीं लगाया। 7 पौधे अपने आप ही उग आए हैं, यह आश्चर्य है। चंपा का पौधा फूलों से लदा हुआ है, परंतु किसी के भी तोड़ने से फूल टूटता नहीं है। हम उस पौधे का झड़ा हुआ फूल चुनते हैं जो बहुत ही सुगंधित थे, परंतु यदि फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे करें तो चंपा के सारे फूल आकाश से भी काफी ऊंचे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनमें से मानव की आवाज भी आती है। चंपा और बांस सभी आपस में मानव आवाज में बातें करते हैं। राजा आश्चर्यचकित हो गए। राजा के साथ साथ सभी दरबारी भी आश्चर्य में थे। राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पौधे और वृक्ष मानव आवाज में कैसे बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं। वे ग्राम प्रधान कहने लगे, महाराज चंपा की ओर हाथ बढ़ाते हैं तो चंपा के पौधे से आवाज आती है, हे भैया बांस, इस गांव के ग्रामीण फूल तोड़ने आए हैं, फूल देना है या लघु आकाश में। तो उन बसों में से किसी की एक आवाज आती है, न बहना लग जा का। तब वह चंपा की डालियां इतनी ऊंची हो जाती है कि किसी से भी कोई भी इंसान उन तक नहीं पहुंच पाता। लंबे डंडे से भी फूल तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता। परंतु प्रतिदिन प्रातःकाल चंपा के फूल जमीन में बिखरे मिलते, जो कि बहुत ही सुगंधित होते। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि सभी ग्रामीणों ने बहुत कोशिश की, परंतु एक फूल भी अपने हाथों से तोड़ नहीं पाए। यहाँ तक कि कितने राहगीरों ने भी और आसपास के कई गांवों के ग्रामीणों ने भी बहुत प्रयास किया, परंतु एक भी फूल कोई नहीं तोड़ पाया। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी आप स्वयं देखें, वे पौधे क्या है, हमें पूरी जानकारी दीजिए। मंत्री जी ने कहा, जी महाराज मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। और मंत्री जी उसी समय ग्राम प्रधान को लेकर दरबार से बाहर निकल गए। राजा और सारे दरबारी आश्चर्य में पड़े हुए थे। आखिर सच्चाई क्या है? फिर राजा ने सोचा मंत्री जी पता लगाकर आ जाएंगे, और वह भी अपने राज्य के कार्यों में लग गए।
जब मंत्री जी प्रधान जी के साथ उन पौधों के पास पहुंचे तो सभी ग्रामीण इकट्ठा हो गए और प्रातःकाल मंत्री जी ग्राम प्रधान और गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ आकाश चंपा के पास पहुंच गए। दूर से ही चंपा के फूलों की गंध उनकी नाक के नथुनों में प्रवेश कर गई। चंपा की सुगंध से वे सम्मोहित से हो गए और चंपा के पौधे के पास पहुंच गए। मां मंत्री जी ने देखा ग्राम प्रधान की बताए अनुसार बिल्कुल बीच में चंपा का पौधा था और उसे अपनी सुरक्षा के घेरे में लिए हुए बांस के पौधे खड़े थे। चंपा की डालियां सामान्य ऊंचाई पर भी थी जिसे मंत्री जी हाथ पकड़कर आराम से छू सकते थे और फूल भी तोड़ सकते थे। चंपा के फूल मंत्री जी के हाथों की पहुंच की सीमा में थे। पौधे के चारों ओर जमीन में फूल बिखरे पड़े थे जो कल से आज तक की किसी भी समय हवा से जड़े होंगे। मंत्री जी ने चंपा के फूल की सुगंध से सम्मोहित से चंपा के पौधे की ओर बढ़े और हाथ बढ़ाया फूल तोड़ने के लिए। तभी उन्हें पौधे में से निकलती हुई एक मानव आवाज सुनाई दी जिसे सुनकर आगे बढ़े हाथ जहां के तहां रुक गए। वह आश्चर्यचकित हो उठे। फूल से आवाज आई है बांस भैया। ये आवाज चंपा के पौधे में से आई थी। हाँ बहन, चंपा किनारे की ओर से एक बांस में से ये आवाज आई। हमारे मंत्री जी चल दिया और गांव के पास आकर रुक गया। वन के बाहर गांव के सीमा पर पड़ाव डाला गया। गांव के ग्रामीण राज्य परिवार के स्वागत में जुट गए। अगले दिन प्रातःकाल ये काफिला आकाश चंपा के पास पहुंचा और उनके चारों ओर घेरा डालकर बैठ गए। आज भी आकाश चंपा के पुष्प जमीन पर बिखरे हुए थे और उसमें से निकली मनमोहक सुगंधित आवा पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। चंपा की सुगंध से उपस्थित सारे लोग जो उल्लासित थे, अब राजा तैयार थे। रहस्य को जानने के लिए राजा के पास उनकी सभी 6 रानियां बैठी हुई थी। सिर्फ छोटी रानी राजलक्ष्मी जो मंत्री जी की पत्नी के साथ बैठी थी। पट रानी ने राजा से कहा, महाराज यदि आपका आदेश हो तो मैं फूल चुन लूं। राजा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं रानी, सही बात, आप अवश्य फूल तोड़िए। तभी दूसरी रानी ने कहा, महाराज मेरे भी इच्छा हो रही है फूल तोड़ने की। उनकी सुगंधी इतनी अच्छी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। आप आदेश दें तो मैं भी फूल चुन लूं। तभी तीसरी रानी भी अनुरोध करने लगी। पहले उन्हें फूल चुनने देने के लिए इस तरह सभी रानियां पहले फूल चुनने के लिए तैयार हो गई। राजा ने पहले 6ठे नंबर की रानी को फूल चुनने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने पटरानी से कहा, महारानी आप में से जो सबसे छोटी है पहले उन्हें अवसर दीजिए। फूल चुनने को बड़ी रानी ने कहा, ठीक है। 6ठे नंबर की रानी फूल चुनने गई। उसने हाथ बढ़ाया चंपा के फूल की हो। तभी चंपा के फूल से आवाज आई, आप रुके रानी, आप रुके, बिना हमारी अनुमति के आप हमें हमारे फूल नहीं तोड़ने सकती। रानी ने हाथ जहां की तहां रुक गए और फिर चंपा के पौधे ने बांस से के पौधे से पूछा, भैया बांस, हमारी सौतेली छोटी माँ फूल तोड़ने आई है क्या? मैं टूटू या लघु? आकाश बांस के पौधे में से आवाज आई, लग जा आकाश बहन, यह तो तुम्हें छूने योग्य भी नहीं है। तुम्हें याद नहीं क्या इन्होंने हमारी माँ के साथ कैसा अत्याचार किया है? इसलिए लग जा बहन। आकाश और चंपा की डालियां आकाश को छूने लगी। महारानी निराश वापस अपने स्थान पर आकर बैठ गई। इसी प्रकार से 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी रानी सभी ने हार मानकर बैठ गई। इसके बाद आई सबसे बड़ी रानी। उन्होंने अपने हाथ पौधे की ओर बढ़ाए तो परंतु पहले ही कहा, सुन चंपा, मैं इस राज्य की महारानी हूँ, मैं राजा की पटरानी हूँ। इस राज्य में जो कुछ भी है उन सब का उपयोग सबसे पहले या तो मैं करती हूँ या मेरी अनुमति से किसी और को प्राप्त होता है। इसलिए अपनी डाली नीचे झुका और मुझे फूल तोड़ लेने दें। इस बार चंपा की डालियां से आवाज आई, यह भैया बांस हमारी सौतेली बड़ी माह में फूल देने के लिए धमका रही है। चेतावनी के साथ आदेश जो मानने के लिए कह रही है, क्या हमें आदेश का पालन करना चाहिए कि नहीं? बांस ने कहा, न बहना, तुम्हें आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है ही नहीं। यह पटरानियां राजा की और राज्य की, हम इसकी राज्य की प्रजा नहीं है। कोई वस्तु भी नहीं है जो इनके उपयोग में आना आवश्यक और तुम्हें याद नहीं।
इन्हीं के आदेश से तो सारा काम हुआ। इन्होंने तो हमारी माँ को सबसे अधिक दुख दिया है और हमें वन में भेजकर हमारी मृत्यु का रास्ता तैयार किया था, तो महारानी बनने के लायक भी नहीं। रानी और महारानी राज्य की जनता की माता होती है, इसलिए पूरी प्रजा उनके आदेशों का पालन करती है। इनकी संतान बनकर परंतु इन्होंने तो माता का कर्तव्य ही नहीं निभाया। या तो हमारी दोषी है, इन रानियों के हाथों में तुम अपने सुगंधित फूलों को कैसे दे सकती हो। झुकना मत बहन, इसलिए बहन तुम आकाश में ही रहो, इनका स्पर्श भी नहीं होने देना चाहिए। अब तो बड़ी रानी का सर लज्जा से झुक गया। राज्य के सभी सभासदों और राज्य की जनता और ग्रामीणों के समक्ष उनका इतना अपमान हुआ, परंतु उस पौधे को कोई दंड भी तो नहीं दे सकते थे। उनकी इच्छा तो यह हो रही थी बांस और चंपा के पौधे के टुकड़े टुकड़े करवा दें, लेकिन वह विवश थी, इसलिए चुपचाप आकर अपने स्थान पर बैठ गई। अब चंपा की डालियां वापस पहले की तरह सामान्य अवस्था में आ गई। सामान्य ऊंचाई पर थी। अब राज स्वयं उठे और फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े। चंपा के पौधे के पास जाकर अपने हाथ बढ़ाए फूल तोड़ने के लिए, तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, नाना महाराज, यह भूल कभी मत कीजिएगा। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भैया से अनुमति नहीं लूंगी, लेकिन भैया कहेंगे भी तो भी मैं आपके हाथों में नहीं जाऊंगी, इसलिए आप अपने हाथ पीछे ही रखिए। फूल तोड़ने का विचार त्याग दीजिए। राजा आश्चर्यचकित, आखिर ऐसा क्या हुआ उनको रोकने के लिए। चंपा अपने भाइयों से भी अनुमति नहीं लेगी और बिना अनुमति के वे उन्हें रोक रही। उन्होंने पूछा, मैं इस देश का राजा, मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता हूँ और इसी तरह उनकी देखभाल भी करता हूँ। मैंने किसी पशु पक्षी को भी तकलीफ देने की नहीं सोची, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तुम मुझे बताओ। इस बार चंपा के पौधे से आवाज आई, आप अपनी पूरी प्रजा को संतान मानते हैं, परंतु आपने जो कहा है उसी पर विश्वास करते हैं। आप स्वयं कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आपने प्रजा को संतान माना, लेकिन अपनी संतान की खोज खबर करने की कोशिश नहीं की। तो आपकी संतान कहाँ है? आपकी अपनी संतान कहाँ है, कैसी है? क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया? आप अपने राज्य की सुरक्षा करने की बात करते, लेकिन आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए। एक सच्ची नारी का आपने विश्वास नहीं किया और उन्हें धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। इस प्रकार हमारी मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए। जब आप अपनी पत्नी को सुरक्षा नहीं दे पाए तो किसी और को क्या दे पाएंगे? महाराज, राजा ने पूछा, तो क्या अब आपके फूलों को कोई नहीं तोड़ पाएगा? चंपा के पौधे ने कहा, यह जानने का अधिकार आपको नहीं है, इसलिए आप वापस जाएं और अपने राज्य का संचालन करें। युद्ध लड़े। आपकी प्रजा, आपकी संतान अवश्य है, लेकिन आपके उस संतान की देखभाल के लिए आपको अपनी संतान की रक्षा आप नहीं कर पाए, इसलिए आप यहाँ से जाइए। राजा के पास कोई शब्द नहीं थे, इसलिए अपने स्थान पर आकर चुपचाप बैठ गए। अब मंत्री जी ने कहा, राजा से कहा, महाराज, अब आप यदि आदेश दे तो हम छोटी रानी राज्यलक्ष्मी को एक बार फूल तोड़ने पौधे के पास भेज दें। पटरानी ने कहा, मंत्री जी, जो फूल महाराज के हाथों भी नहीं टूटे, इस धोखेबाज के हाथों कैसे टूटेंगे? मंत्री जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से महाराज की ओर देखा तो चंपा के पौधे से अब तक की इतनी बातों से राजा को कुछ शंका होने लगी थी।